जी सर। हमारे पास किंगडम प्रोकैरियोट्स मोनेरा। और इसमें हमारे पास देखा जाए, अगर रॉबर्ट विटेकर की हम लोग क्लासिफिकेशन देखें बायो की, तो मैं आपको पुरानी वाली बायो की बुक का दिखाता हूँ। जो नई बुक में चीज़ें मिसिंग हैं उनको बताना चाहिए था सही से, वो नहीं बताया हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप लोग अगर पुरानी बुक में देखो तो एक चैप्टर था इंट्रोडक्शन, जो कि नई वाली बायो की बुक में नहीं आई। वो चैप्टर मतलब है ही नहीं, स्टार्ट ही इन्होंने आई थिंक से बायोमोलिक्यूल से किया है ना। तो अली ये पुरानी वाली बायो की बुक है, और इसमें अगर आप देखो इस पीडीएफ में, तो आपको इस पुरानी बुक के फर्स्ट चैप्टर में ही, स्टार्ट में ही पांचों किंगडम्स का जिक्र है, राइट। ये देखो आपके पास किंगडम प्रोकैरियोट्स, अली प्रोटोक्टिस्टाe, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलियम। अगर तुम नोट करो ली, तुम्हारे फर्स्ट ईयर हम सबके जो मतलब ये जो स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस, इसमें ये पांचों किंगडम्स हैं, राइट। एनिमिलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटोक्टिस्टा और मुनेरा। तो ये है। तो आपके पास प्रोटोक्टिस्ट और फंजाई न्यू बुक में एक साथ दे दिया गया है। प्लांटी जो है वो डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स के नाम से, एनिमिलिया जो है वो डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के नाम से। ये है मामला। तो प्रोकैरियोट्स का जो चैप्टर है वो होल एंड सोल बॉटनी का है। किसका है अली? बॉटनी। सही। तो ये चीज़ है। अच्छा, बाकी बच्चों आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस। सही, हाँ नहीं, ओके। ईमान, आवाज़ आ रही है ना? ओके ओके, सही। अच्छा, हानिया, ये तुम लोग को आई थिंक सो मैंने स्टार्ट तो करवा दिया था ना कोचिंग में, ठीक है वो। ये यस सर। असल में हानिया, ये जो आज की जो क्लास है ना, ये जो कॉलेज में मैं जो पढ़ाता हूँ, ये उन बच्चों ने ये चैप्टर थोड़ा सा उनका है, रहता है, थोड़ा हो गया, थोड़ा रहता है। तो अच्छा, तुम्हारा कवर हो जाएगा उसमें। देखो किंगडम प्रोकैरियोट्स यस। जो है उसमें मैंने इनको स्टार्ट में बताया कि ये जो है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी कि ट्रू न्यूक्लियस या फॉल्स न्यूक्लियस। तो फॉल्स न्यूक्लियस। फॉल्स। और इनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत प्रिमिटिव है, यानी कि बहुत पुराना, लेस डेवलप्ड। इसकी एग्जांपल्स में आती हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। डिस्कवर यानी कि सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? एंटनी वैन ल्यूवेनहुइक ने, 1673। और वो उसने किया था एक ड्रॉप ऑफ वाटर में। अनिए, तुम अपना माइक ना भी ऑफ कर देना पीछे से, आंसर्स देने के टाइम पे ऑन कर देना, क्योंकि वो थोड़ा सा शोर हो रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर बैक्टीरिया को सबसे स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। इनकी ब्रेथ डायमीटर ये रहा, ये गिवन है। इनकी लेंथ ये है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आज कॉलेज में बच्चों को इसका स्ट्रक्चर पढ़ाया था, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। इसके पास सेल वॉल है, इसके पास कैप्सूल है, इसके पास सेल मेम्ब्रेन है, इसके पास साइटोप्लाज्म है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए। और वो जिस जगह पे पाया जाता है उस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसके पास पिलाएं हैं अटैचमेंट के लिए। इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल चीज है जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। सब बताया था आज कॉलेज में। राइबोसोम्स हैं। तो इसके पास फ्लैजिला है, इसके पास फ्लैजिलम सिंगुलर फॉर्म। तो ये मैंने फिर बच्चों को पूरी थ्योरी पढ़ाई थी, आई होप सबको याद होगी जिन जिन्होंने आज पढ़ा हुआ है। फ्लैजिला जो होता है, क्योंकि हमारे पास कुछ क्रैश कोर्सेज के भी स्टूडेंट्स हैं, दोबारा करवा देता हूँ। फ्लैजिला जो होते हैं वो एक्सट्रीमली थिन होते हैं, और ये जहाँ से निकलते हैं सेल मेम्ब्रेन से, उस जगह को कहते हैं बेसल बॉडी। अली तुम हो मीटिंग में? ओके, सही। अली, जी सेल सर। मेम्ब्रेन से निकलते हैं फ्लैजिला। तो सेल मेम्ब्रेन से जहाँ से फ्लैजिला निकलते हैं, ये रही सेल मेम्ब्रेन, लेबलिंग में। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल। सेल मेम्ब्रेन की जिस जगह से फ्लैजिलम निकलते हैं उसको कहते हैं बेसल बॉडी। ये आपके पास ठीक एक है। एमसीक्यू है जी, बिल्कुल। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पहले भी आता रहा है ये। सेल मेम्ब्रेन की जिस जगह से निकलते हैं उसको कहते हैं बेसल बॉडी, फ्लैजिला। फ्लैजिला के अंदर प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को कहते हैं फ्लैजिलेंट प्रोटीन्स। और फ्लैजिला मूवमेंट के काम आता है, मोटिलिटी। पिलाए जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं फ्लैजिला से, और ये होते हैं थ्रेड लाइक फिलामेंटस। और ये मूवमेंट में काम नहीं आते, लोकोमोशन में या अटैचमेंट में काम आते हैं। अटैचमेंट मतलब एक बैक्टीरिया को दूसरे से अगर अटैच करने के कोई आपके एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो पिलाए जो है वो उस चीज़ के काम आते हैं, अटैचमेंट के।
ये इसका पिलाय निकला हुआ है, ये इसका पिलाय। तो इस प्रोसेस को बायो में कहते हैं कॉन्जुगेशन। कैप्सूल, कैप्सूल क्या चीज़ है? कैप्सूल सेल वॉल के ऊपर एक वो चीज़ है जो कि प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। ये मिलके बनती है पॉलीसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि, और प्रोटीन से। और ये कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया को बचाता है ताकि वो उसको डब्ल्यूबीसी ना खा जाए। किसी भी सेल को निगल के खा जाना पूरा, तो उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है ईटिंग, साइटो का मतलब होता है सेल, ओसिस का मतलब होता है प्रोसेस, सेल ईटिंग प्रोसेस। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, और ये आता है शॉर्ट में इंपॉर्टेंट कि हाउ बैक्टीरियल सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल वॉल। क्योंकि बैक्टीरियल सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता, प्लांट सेल में सेलुलोज होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल जो मिलके बनती है वो अमाइनो एसिड्स, शुगर और काइटिन से मिलके बनती है, जिनको अगर आप कंबाइन कर दो तो ये चीज बनती है। इसको हम लोग बायो में कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकिन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स। सेल वॉल में इसके साथ साथ कुछ एसिड्स मौजूद होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, और उनमें एक एसिड है जिसका नाम होता है टिकोइक एसिड। एक प्रोटीन है जिसका नाम है लिपोप्रोटीन। एक है आपके पास लिपोपॉलीसेकेराइड्स। ये सब चीज़ें सेल वॉल में होती हैं। तो अगर एमसीक्यू आए कि बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या नहीं होता, तो आप क्या बोलोगे? बैक्टीरियल सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं होता। ठीक है अली, कॉलेज वाले बच्चों ने तो उससे आगे तक पढ़ा हुआ है। आया कुछ बेटा समझ में, कुछ पल्ले पड़ा? जी सर। अभी थोड़ा सा कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ, थोड़ा सा वेट कर लें। अभी मैं आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता नीचे। अच्छा, सेल वॉल जो है आसान है, अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा है तो उसमें भी सेल वॉल ये फंक्शन है, रिजिडिटी, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को। और ये सेल को खराब होने से, टूटने से बचाती है अगर उसमें पानी ज़्यादा आ जाए या उससे पानी ज़्यादा चले जाए। ऑस्मोटिक लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ड्यू टू वाटर। तो ये सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया को बचाती है। अच्छा, साइटोप्लाज्म, सॉरी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो मिलकर बनती है लिपिड्स और प्रोटीन से। और अगर मैं आपसे बच्चों पूछूं बैक्टीरिया के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक, गोल्जी बॉडीज, ये सब होता है कि नहीं? तो इसमें नहीं होता। तो बैक्टीरिया के जो सेल होता है उसमें कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, बैक्टीरिया के सेल में कोई भी ऑर्गेनल पाया नहीं जाता, एब्सेंट है। सही, इसको भी मुझे एब्सेंट करना था, यहाँ पे प्रेजेंट लिख दिया। तो बैक्टीरिया के सेल में रेस्पिरेशन कैसे होगी? बैक्टीरिया के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, एब्सेंट है। तो बैक्टीरिया के सेल के पास एक चीज होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करती है, और वो मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन में। इसका भी जिक्र आएगा। तो याद रखिएगा, इफ आई आस्क यू कि बैक्टीरिया के पास रेस्पिरेशन कैसे होती है, तो आपने बोलना सर बैक्टीरिया के पास जो होती है रेस्पिरेशन वो उसकी सेल मेम्ब्रेन के जरिए से होती है। माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट होता है, और उस चीज का नाम मीसोजोम होता है जो अभी आने वाला है नीचे। बिल्कुल परफेक्ट, मीसोजोम्स। सही है। अच्छा, बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोजन स्टार्च जहाँ पे स्टोर होता है, उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बायो में कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया का ग्लाइकोजन और स्टार्च मौजूद होता है। राइबोसोम थोड़े बहुत होते हैं बैक्टीरिया के पास, थोड़े बहुत मतलब ज्यादा है इसके हिसाब से, और छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। तो इसकी वजह से साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर लगता है। ग्रैन्युलर का मतलब है कि उसमें आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म है काफी ज्यादा। इसमें इंक्लूजन बॉडीज तो नहीं है, राइबोसोम्स ज्यादा है। Yes, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता लेकिन रेस्पिरेशन कौन करता है, तो उसका आंसर है मीसोसोम। और ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। सॉरी, क्या कह रहे हो अली? सर वो भाई से बात कर रहा अच्छा हूँ, मुझे सॉरी, माइक्रोफोन ठीक नहीं। ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन मिसाल के तौर पे आपने ऐसी बनाई, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ कर्व्ड होती है, और यहीं पर ये एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि रेस्पिरेशन का काम करते हैं। इस इन्वेजिनेशन को हम लोग बायो में कहते हैं मीसोसोम, जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ थोड़ी सी इन्वेजिनेट होती है। और यही एंजाइम्स आगे जाके बहुत सारे और भी काम करते हैं, जिनमें डीएनए को रेप्लिकेट करना, सेल डिवाइड होना, रेस्पिरेशन। और मीसोसोम भी एम से, माइटोकॉन्ड्रिया भी एम से। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है इसके पास, बस उसको ऑल्टरनेट में एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है मीसोसोम। तो उसका एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि ये पाया कहाँ जाता है,
सेल वॉल में या सेल मेम्ब्रेन में, तो आप लोग बोलोगे सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, बैक्टीरिया के पास अली न्यूक्लियस होता है या नहीं होता? नहीं बैक्टीरिया होता। प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि ये लोग प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, राइट? और यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होता है। बिल्कुल। 5 किंगडम में से सिर्फ एक किंगडम ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, ये किंगडम प्रोकैरियोट्स। बाकी सबके पास यूकैरियोटिक सेल है। तो ये चीज याद रखिएगा, प्रोटोक्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ऑल आर यूकैरियोटिक। अच्छा, इसमें न्यूक्लियस तो है नहीं, लेकिन न्यूक्लियोइड वो एक रीजन होता है, न्यूक्लियोइड, जहाँ पे इस बैक्टीरिया का क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर है। बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोट्स का, वो एक जगह पे पाया जाता है, उस जगह को कहते हैं न्यूक्लियोइड। और वहाँ पे एक होता है बस डीएनए का मॉलिक्यूल, वो भी सर्कुलर होता है, सिंगल सर्कुलर। और हमारा एक नहीं होता, हमारे बहुत सारे होते हैं। और हमारा सर्कुलर नहीं होता, हमारा जो डीएनए वो बिल्कुल समझो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह होता है। अच्छा, जब इनमें न्यूक्लियस नहीं है तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, एब्सेंस। इनके अंदर जब न्यूक्लियस नहीं है तो इनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर का जो प्लाज्म होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म, वो भी नहीं है। और जब इनमें न्यूक्लियस नहीं है तो इनमें न्यूक्लियोलस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, इनके पास एक ऐसी चीज है जिससे साइंटिस्ट अभी भी लगे हुए हैं और ये लगे रहेंगे इस पे रिसर्च करना, क्योंकि ये बहुत जबरदस्ती चीज है। इनके मिसाल के तौर पर मैंने बैक्टीरिया बनाया, ये इसकी कैप्सूल बनाई, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये कैप्सूल हो गई, ये सेल वॉल हो गई, फिर आती है इसकी सेल मेम्ब्रेन, 3 लेयर्स। फिर इसके पास एक है सिंगल मॉलिक्यूल डीएनए का। इसके पास एक और चीज है जिसको हम लोग बायो में कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता है छोटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये एक्स्ट्रा डीएनए, और ये खुद से रेप्लिकेट करता है। और ये एक बैक्टीरिया को दूसरे में रिप्रोड्यूस करने के लिए ये नहीं बना। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड है, ये रिप्रोडक्शन के काम बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए नॉर्मल डीएनए चाहिए। ये जो डीएनए है, एक्स्ट्रा डीएनए, ये काम आता है इन एक्सपेरिमेंट्स में। उन एक्सपेरिमेंट्स को आप लोग पढ़ोगे सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह। उन एक्सपेरिमेंट्स की साइंस को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिससे दुनिया में बहुत सारी चीजें, बीमारियां क्योर्ड हो गई हैं, जिसमें डायबिटीज भी शामिल है। तो व्हाट इज प्लाज्मिड? इट इज एक्स्ट्रा डीएनए which is not involved in reproduction, it involves in genetic engineering, ये experiments। जी बच्चों, आप सबकी यहाँ तक सर, समझ ये में आया? क्लोनिंग में भी काम आता है ना? एक्चुअली क्लोनिंग में भी काम आता है, हाँ। नहीं है वो जैसे ये था जो आज मैंने बताया था कॉलेज में बच्चों को, ये एक सीन इसमें, भाई देखो ये सेकंड ईयर है, हाँ नहीं है, ये सेकंड ईयर का एक चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी। कौन सा? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये प्लाज्मिड, और ये एक बैक्टीरिया लिखा हुआ है, ई कोलाई बैक्टीरिया। ये हमारे इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, आप लोग सब ने पढ़ा हुआ है न्यूट्रिशन चैप्टर यस। में, याद है? ये हमारे लिए विटामिन के बनाता है। तो ये यस। ये इसका नॉर्मल डीएनए और ये इसका प्लाज्मिड है। साइंटिस्ट ने क्या किया, इंसान का एक सेल लिया, ह्यूमन सेल, उसका डीएनए थोड़ा सा कट किया, और इसका प्लाज्मिड लिया, इस दोनों को थोड़ा थोड़ा कट किया, ये देखो कट कर दिया। इस इंसान का डीएनए इस प्लाज्मिड में ऐड किया, इसको दोबारा अटैच किया, बिल्कुल इसको बिल्कुल चिपका दिया, उससे बिल्कुल अटैच कर दिया, बाइंड कर दिया, लाइगेज एंजाइम होता है। उसके बाद फिर ये जो एडिटेड ऑल्टर्ड डीएनए, ये दोबारा बैक्टीरिया में डाल दिया। जब जब बैक्टीरिया की कॉपीज बनेंगी तो ये ऑल्टर्ड वाला डीएनए आ जाएगा। तो उसका फायदा क्या हुआ? अगर तो ये डीएनए उस इंसान का जिसके अंदर पेनक्रियाज के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन बना रहे हैं, और अगर ये बैक्टीरिया के जरिए से हम लोग उस एक इंसान के सेल की बहुत सारी कॉपीज बना रहे हैं, और ये बहुत सारी कॉपीज बना के हम उस इंसान में इंट्रोड्यूस कर दें जिसमें इंसुलिन की कमी है, टाइप 1 डायबिटीज, तो क्या उससे उसका क्योर हो सकता है डायबिटीज का? यस, हो सकता है। बिल्कुल। इसी को बायो में कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। सही है। तो ये सेकंड ईयर बहुत जबरदस्त है, सेकंड ईयर में कोई किंगडम नहीं है, सेकंड ईयर का सिलेबस बहुत लवली है, तो मजा आता है फिर पढ़ाने में। अली बेटा, समझ में आया? जी सर। सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अली तुमने नाम सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी, इट इज अ रीसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ना। ये एनआईटी जी से सर। यूनिवर्सिटी से भी होता है, या आप लोग भी कर सकते हो, बीएस होता है इसका, कराची यूनिवर्सिटी में भी है, डाउ में भी आई थिंक सो है, होने वाला है शायद, दोबारा स्टार्ट बीच में बंद हो गया था। तो जबरदस्त है यार, पाकिस्तान में इसका स्कोप थोड़ा कम है, रिसर्च बेस्ड फील्ड है, बाहर तो उसकी बहुत डिमांड है।
उसके लिए कोई ऐसा कोई हैवी टेस्ट देने की जरूरत नहीं, नॉर्मल सा टेस्ट होता है, पीएमसी का टेस्ट नहीं होता उसका एप्टीट्यूड का। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है बच्चों, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। बैक्टीरिया की शेप्स के एतबार से इसके कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। Four. अगर मैं बोलूँ स्फेरिकल शेप है तो आप लोग बोलोगे कॉक्साई। अगर मैं बोलूँ रॉड शेप बैक्टीरिया तो आप लोग बोलोगे बेसिलस। मैं बोलूँ स्पाइरल शेप तो आप लोग बोलोगे स्पाइरेला। मैं बोलूँ जरा विब्रियो शेप, विब्रियो कॉमा शेप, ये थोड़ा गलत बन गया, सॉरी। मैं अगर आपसे बोलूँ विब्रियो या कॉमा शेप तो आप लोग इसको बना दोगे इस तरह, मिसाल के तौर पर कॉमा। ये भी अभी भी कुछ खास ही बने, तो ये चीज़ है कॉमा शेप, थोड़ा सा स्लाइटली कर्व्ड। तो बैक्टीरिया के 4 शेप्स होते हैं। अच्छा, स्फेरिकल में आपके पास जो आपके पास कॉक्साई जो होता है वो स्फेरिकल शेप यहाँ लिखा हुआ है, और ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि इनमें फ्लैजिला नहीं होता। मोनोकोकाई का मतलब एक, डिप्लो का मतलब कितने बैक्टीरिया? 2 बैक्टीरिया, दोनों का शेप स्फेरिकल है। टेट्रार्ड का मतलब आप लोग बेहतर समझते हो, कितना होगा टेट्रार्ड? 4 या 8? टेट्रार्ड 4, सार्कीना 8। स्ट्रेप्टोकोकस में आपको बहुत सारी एक लंबी चेन बनानी है, और स्टेफिलोकोकस में ग्रेप लाइक अरेंजमेंट है। ग्रेप लाइक का मतलब है 4 ऊपर मिसाल के तौर पे, फिर 3 नीचे, फिर 2, फिर 1। तो स्टेफिलोकोकस आपके पास कुछ इस तरह बना, मिसाल के तौर पे आपने 4 ऊपर बना दिए, फिर आपने 3 नीचे बना दिए, फिर आपने 2 नीचे बना दिए, फिर आपने 1 नीचे बना दिए। मेरे पास अभी वॉलेट टैब नहीं है तो इसलिए आज लैपटॉप से ले रहा हूँ। तो ये सीन है, स्ट्रेप्टोकोकस में आपने एक लंबी चेन बनानी है। तो ये आप सब डिफाइन ना भी करो तो ये सवाल वैसे आता नहीं है, एमसीक्यू के एतबार से याद रखिएगा। अगर मैं अली पूछ रहा हूँ आपसे कि स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया कौन सा कहलाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? बेसिलस या कोकाई, फोक्साई? Tukai. बिल्कुल। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप Best. बेसिलस। स्पाइरेला, स्पाइरल शेप। और विब्रियो का एक और नाम है कॉमा। तो इसको मैंने और इंटरेस्टिंग करने के लिए एक पिक्चर भी ऐड कर दी थी इंटरनेट से। इसमें फायदा क्या है, इसमें आपको कुछ बैक्टीरिया के हिसाब से इनके वो भी मिल रहे हैं, और इनकी एग्जांपल्स। जैसे विब्रियो जो बैक्टीरिया है उसका एक पूरा नाम है विब्रियो कॉलेरा, और ये इंसानों में डिजीज कॉज करता है, डिसऑर्डर कॉलेरा, जो कि डायरिया की एक सीवियर फॉर्म है। स्पाइरेला जो है वो एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया की, इसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये अल्सर्स कॉज करता है इंसानों में। ट्रिपोनिमा पैलिडम स्पाइरल शेप है, यानी कि स्पाइरल शेप है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करता है। तो ये इस तरह सीन है। तो आपके पास, आपको इस चैप्टर में थोड़ी एग्जांपल्स के एतबार से पढ़ना है। ये चैप्टर बड़ा नहीं है, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, थोड़ा एग्जांपल्स हैं इसकी थोड़ी सी टफ। अब जैसे मैंने आई थिंक सो कॉलेज में मैंने यहाँ तो पढ़ा दिया था आज, याद हो कहानी आप लोगों को भी पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ये बहुत यस आसान था। सर। ये सिंपलेस्ट टॉपिक था। क्या इसमें करना है? 4, इसकी 5 टाइप्स होती हैं बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। एट्रिकस का मतलब, ए का मतलब एब्सेंस, बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला। तो एट्रिकस, इसमें कोई आपको इसमें सिर्फ डायग्राम बनानी है और इसमें कोई फ्लैजिला नहीं करना। मोनो का मतलब होता है 1, मोनोट्रिकस का मतलब किसी भी एक साइड पे आप एक फ्लैजिला बना दो, थ्योरी लिख के। बैक्टीरिया विद अ सिंगल फ्लैजिलम, एग्जाम्पल भी लिख दी विब्रियो कॉलेरा। अच्छा, लोफोट्रिकस और एम्फीट्रिकस में क्या फर्क है? लोफोट्रिकस में आपको टफ्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है टफ्ट, टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैजिला बनाना है किसी भी एक साइड पे, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, लेकिन किसी भी एक साइड पे। और एम्फीट्रिकस में आपको टफ्ट ऑफ फ्लैजिला गुच्छा बनाना है 2 साइड्स पे। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट की पिक्चर है, इसको मैं और एडिट कर देता हूँ, आप लोग भी कर लेना अपने साथ जब ये पीडीएफ सेंड करूँ। तो आप लोग जरा अच्छे से गुच्छा बना लेना 2 साइड्स पे। इन सब की एग्जाम्पल्स अगर आप चेक करो थोड़ी सी टफ है। सीडोमोनास फ्लोरेसेंस, एम्फीट्रिकस की बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है एकोस्पिरिलम सर्पेंस। पेरिट्रिकस में क्या है? पेरिट्रिकस में आपको बैक्टीरिया की पूरी सरफेस पे होल बॉडी इज कवर्ड विद फ्लैजिला, और उसकी बहुत मशहूर एग्जाम्पल है एस्किरिकिया कोलाई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ई कोलाई। हाँ भाई अली, आसान है। जी सर। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, हाउ मेनी टाइप्स अली? 5 टाइप्स। एट्रिकस, एट्रिकस में अली फ्लैजिला है या नहीं है? नहीं. सही। मोनोट्रिकस में कितने फ्लैजिला? Single. ठीक है। लोफोट्रिकस में?
मल्टीपल है लेकिन एक टफ्ट है, टफ एक है है, लेकिन किसी भी एक जगह पे। एम्फीट्रिकस में ड्यूअल साइड पर है, ठीक है। पेरिट्रिकस में होल बॉडी। तुम लोगों ने होल नाम सुना बॉडी। होगा ली पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, याद है? पेरी, पेरी का जी मतलब सर। होता है अराउंड। एस्किरिकिया कोलाई यहाँ पे बना हुआ है कि नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। एस्किरिकिया कोलाई कोई पिक्चर आई तो मैं जरूर दिखाऊंगा एस्किरिकिया कोलाई की, तो उसमें पूरी बॉडी कवर्ड होती है, ये चीज है। अच्छा अब आ जाओ बेटा जरा कॉलेज के स्टूडेंट्स भी, क्योंकि यहाँ से मुझे पढ़ाना था ऑफिशियली। देखो बेटा टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? टॉपिक का नाम है ग्रोथ फेजेस इन बैक्टीरिया। तो कितने ग्रोथ फेजेस होते हैं बच्चों बैक्टीरिया के? 4। ठानिए कितने, याद है? ये वाले क्लास 4 से पढ़े थे हमने 4 जी। एक leg अपने log जी लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेथ फेज। death सही। तो लैग फेज में देखो क्या लिखा हुआ है, इस फेज में बैक्टीरिया सिर्फ अली प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए। उसमें अभी डिवीजन हो नहीं रही है, राइट? लैग फेज में नो ग्रोथ। ड्यूरिंग द लैग फेज द बैक्टीरिया आर अडेप्टिंग या प्रिपेयरिंग फॉर सेल डिवीजन। लॉग में क्या होता है? लॉग में तेजी से ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ पीरियड। और ग्रोथ अपने चली आती कौन सी स्टेज पे? ग्रोथ चली जाती है अपनी मैक्सिमम मैक्सिमम रेट रेट। पे। बिल्कुल। स्टेशनरी में क्या होता है? स्टेशनरी में ये होता है कि जितने बैक्टीरिया बंद रहे ना उतने मर भी रहे। बैक्टीरियल वेट ऑफ डेथ एंड रिप्रोडक्शन इज इक्वल। आसान है। इवेंचुअली द ग्रोथ ऑफ द कॉलोनी बिगिंस टू स्लो डाउन। वो जो मैक्सिमम रेट पे पहुंच जाती है वहां से वापस थोड़ा सा स्लो होती है। और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कॉलोनी, यानी कि पहले जो है वो बैक्टीरिया की कॉलोनी खामोश है, तैयारी करी डिवीजन के लिए, फिर जज्बाती हो गई, फिर उसने बहुत कॉपीज बनाई। फिर एक फेज आया स्टेशनरी फेज। जहाज पहले डायरेक्ट नहीं उड़ता भाई, जहाज पहले प्रिपेयर करता है और उसका इंजन काफी घंटों पहले से स्टार्ट हो जाता है। आप जब तक आप बोर्डिंग पास वगैरह में सब मामला करते हो, जहाज में बैठते हो, तब से वो पहले से स्टार्ट हुआ हुआ होता है, तो वो लैग फेज है। फिर जहाज उड़ आए, फिर वो लॉग है। फिर जहाज बहुत ऊपर जाने के बाद जो स्टेबल कंडीशन में आ जाता है, जिसपे पायलट ऑटो पायलट पे लगा देता है। फिर पायलट भी आराम से बातें बातें कर रहे हैं, जहाज एक स्टेशनरी इसमें आ रहा था, तो ये स्टेशनरी फेज। और इस दौरान क्या होता है? और ये इस दौरान जो है वो आपके पास एग्जॉशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि स्टेशनरी फेज आने आने तक न्यूट्रिएंट्स काफी जमा हो जाते हैं, एग्जॉस्ट यानी कि इस्तेमाल भी हो चुके होते हैं, और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स भी काफी हद तक एक्युमुलेट हो रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज हैं, हमारी खाई हुई दवाई वगैरह से या कुछ भी अपने टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद वो फिर मरना शुरू हो जाती है। यानी कि डेथ रेट ज्यादा हो गया रिप्रोडक्टिव रेट से, तो वो कहलाता है डेथ फेज। डेथ रेट इंक्रीजेस एंड द सेल्स स्टॉप मल्टीप्लाइंग। कोई भी वजह हो सकती है, नॉर्मली भी मर सकते हैं, एक मखसूस टाइम पीरियड के बाद हर चीज मर जाती है। हमारे रेड ब्लड सेल हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन वो भी मर जाते हैं 120 दिन बाद, 120 डेज के बाद। तो हर सेल का एक लाइफ स्पैन होता है। तो कौन कौन से फेज हो गए अली? लैग फेज, लॉग लॉग फेज, 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 डेड स्टेशनरी फेज। फेज और डेथ या डिक्लाइन फेज भी कहते हैं इसको। ठीक है सर। हाँ भाई मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, आपको समझ आया? ईमान जो भी सुन रहा है, अलीशा, फातिमा और महानूर। Yes, sir. ओके गुड। वर्दा। Yes, ओके ओके सही, गुड। yes, sir. ओके ओके जबरदस्त। अच्छा अब कौन सा टॉपिक है बच्चों आपके पास? एक टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरिया। अच्छा बच्चों ये बताओ, मैं कॉलेज के स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, आप लोगों का नेक्स्ट पेपर कब है, किस दिन? Tuesday. ट्यूसडे। और कौन सा Tuesday. है वो ईमान? Physics. ओए होए। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर मैं कल भी इसी टाइम पे तुम लोग को एंगेज करूं क्लास के लिए थोड़ी देर, तो अगर मुमकिन हो तो आ जाना, वो कोशिश करके, है ना? ताकि और अच्छे से कर लें, इसलिए कह रहा था, मुझे मसला नहीं है। मैं आज ठीक जैसे है। अगर 15 पेजेस है ना, अगर मैं आज 8 पेजेस भी पढ़ा दूं और उसके बाद फिर थोड़े से रह जाएंगे, तो हो सके तो एक क्लास और कर लेंगे ना, तो अच्छा हो जाएगा ये चैप्टर। पता है बॉटनी है ना, इसलिए मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा। और नहीं आ सको तो टेंशन नहीं, आप लोगों के सामने बेटा मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, वो तो टेंशन नहीं है। लाइव आ जाते हो तो थोड़ा और आसानी होती है, मजा आता है, ये सीन है। अच्छा बेटा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारे पास बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक? कोई बता सकता? ऑटोट्रॉफिक जो अपना खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, और बिल्कुल। हेटरोट्रॉफिक जो हेटरोट्रॉफिक विच कैन नॉट प्रिपेयर। Depend can. बिल्कुल। तो हेटरोट्रॉफिक जो होते हैं वो क्लोरोफिलस होंगे या नॉन क्लोरोफिलस?
नॉन क्लोरोफिलस Non-chlorophyllous. बिल्कुल। और ऑटोट्रॉफिक? क्लोरोफिलस बिल्कुल। लेकिन सारे बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक या मोस्ट बैक्टीरिया? मोस्ट बिल्कुल, क्योंकि बैक्टीरिया क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। देखो, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की 3 सब कैटेगरीज है। वो जो सिर्फ डेड ऑर्गेनिजम्स में फीड करते हैं वो सेप्रोट्रॉफिक कहलाते हैं। वो जो मिलजुल के रहते हैं प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, सिम्बियोटिक। और वो जो बुरे होते हैं, अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कहलाते हैं पैरासिटिक। तो हेटरोट्रॉफ में 3 डिविजन्स हैं। उसके बाद आते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में फिर 2 आते हैं। एक आता है फोटोसिंथेटिक, एक आता है हानिया कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक में लाइट का जिक्र है, कीमो में केमिकल्स का जिक्र है। केमिकल्स ऐसी है ना? यस बिल्कुल सिंपल हो गया। तो अब आपके पास पिक्चर क्लियर हो गया। राइट अ नोट ऑन न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो ये लॉन्ग सवाल तो नहीं है, शॉर्ट है, लेकिन ये इसकी कंटेंट लंबा है। तो इसमें आपको पूरा एग्जैक्ट छाप लोगे तो नंबर मिल जाएंगे। तो मोस्ट बैक्टीरिया आर हीटरोट्रॉफिक। और हीटरोट्रॉफिक में सबसे पहले आ जाते हैं सेप्रोट्रॉफिक। आप पहले कोई सा भी लिख दो, मसला नहीं है। सेप्रोट्रॉफ का मतलब होता है वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। हम सबको एक ना एक दिन मर जाना है, तो हमारी कब्रों में भी ये वाले आएंगे बैक्टीरिया डिकम्पोज करने। और ये बैक्टीरिया सॉइल में रहते हैं और उनके पास बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एंजाइम्स। ये सॉइल में मौजूद चीजों को, कॉम्प्लेक्स और लार्ज चीजों को किस में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉलर और सिंपलर कंपाउंड्स में। और ये अगर ये काम नहीं करें तो अर्थ में रिसाइकलिंग का सिस्टम नहीं होगा सही से, और इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। किस तरह इकोसिस्टम खराब होगा, मैंने बताया था। सनलाइट जो है वो सॉइल पे पड़ती है तो प्लांट्स ग्रो होते हैं। ऐसी कहानी है। प्लांट्स को खाता है यस हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को खाता है कार्निवोरस, कार्निवोरस को खाता है ओमनीवोरस, ओमनीवोरस भी कभी ना कभी मरेगा। तो मरने के बाद वो भी डिकम्पोज होगा। फॉसिल ऑयल बिल्कुल। फिर उससे डिकम्पोजिशन से और सॉइल इंक्रीज होगा, फिर और प्लांट्स ग्रो होंगे। तो ये साइकिलिंग, रिसाइकिल चलती रहती है दुनिया में। हम सब मरने के बाद जब डिकम्पोज हो जाएंगे तो हमारी वजह से भी सॉइल जो है वो काफी खुश हो जाएगा, क्योंकि हम सब के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयंस हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिकम्पोजिशन। सिम्बियोटिक का मतलब क्या होता है, एक पार्टनर को बेनिफिट या दोनों को बेनिफिट। दोनों को बेनिफिट बिल्कुल। तो सिम्बियोटिक में लिखा हुआ है दे आर फाउंड एसोसिएटेड विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे ऑब्टेन देयर फूड विदाउट हार्मिंग इट। एक बैक्टीरिया है राइजोबियम रेडिकिकोला। ये एक प्लांट होता है, मटर का प्लांट, पिसम सेटिवम, गार्डन पी। ये उनकी रूट्स में रहता है मिलजुल के। तो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। फायदा क्या होता है, वो जो प्लांट है वो जो प्लांट है ये जो बैक्टीरिया है उस प्लांट के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करता है। आपको पता है बच्चों, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर वाली जो है वो प्लांट्स इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकते नहीं कर सकते। तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को प्लांट्स के हिसाब से बनाना, काबिल करना, एलिजिबल बनाना, ये काम होता है इन बैक्टीरिया का। तो प्लांट्स को अच्छी खासी नाइट्रोजन फिक्स होके मिलती है इन बैक्टीरिया से, और इन रिटर्न ये बैक्टीरिया को शेल्टर हासिल होता है प्लांट्स के अंदर रहने में। नॉड्यूलेटेड रूट्स का मतलब है ऐसे रूट्स जो काफी स्वेल हुए हैं, खुले हुए रूट्स को नॉड्यूलेटेड रूट्स कहते हैं। तो ये जबरदस्त काम हो गया, दोनों के एक दूसरे से फायदा है। पैरासिटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो अपने होस्ट को इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि होस्ट को नुकसान होता है। होस्ट को नुकसान हम लोग कह सकते हैं डैमेजिंग द होस्ट या एक्सपेंस ऑफ होस्ट। तो और ये टिश्यूज के अंदर रहते हैं अपने होस्ट के। और मिसाल के तौर पे एक बीमारी है निमोनिया, ये पैदा हुए बच्चों को बहुत हो जाती है। निमोनिया का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है नीमोकोकस बैक्टीरिया। और ये क्या कॉज करता है, निमोनिया। तो ये चीज है। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाते हैं होस्ट को, सिम्बियोटिक दोनों मिलजुल के रहते हैं, और सेप्रोट्रॉफिक डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। ये है। ये बताओ बच्चों, यहाँ तक समझ में आया, पल्ले पड़ा? जी सर। यस सही है? ये चीज। ईमान, बाकी स्टूडेंट्स, मानूर, ईमान, जी सर हाँ ने? तो हीटोट्रॉफिक में कितने ईमान? जी, हीटोट्रॉफिक में कितने, 3 है। सेप्रो, पैरासिटिक और सिम्बियोटिक। और ऑटोट्रॉफिक में 2 हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। बस फोटो है ना, लाइट है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो लाइट के जरिए से खाना बनाते हैं। और इनके पास भी प्लांट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट्स, बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ा होगा।
तो उनके पास भी क्लोरोफिल होता है, बस उस क्लोरोफिल का नाम अलग है। उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया का क्लोरोफिल, यानी कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल या क्लोरोबियम क्लोरोफिल। प्लांट्स पे सिर्फ क्लोरोफिल चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, रट्टा है। इन पिगमेंट्स को डिस्कवर किया था बैक्टीरिया में वॉन नील साइंटिस्ट ने 1930 में। नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और वो कौन सी गैस देते हैं ईमान? ऑक्सीजन। ये जो बैक्टीरिया है वो वाटर की बजाय इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, और वो ऑक्सीजन के बजाय क्या देते हैं, क्या लिबरेट करते हैं? सल्फर। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा कि नॉर्मल जो बैक्टीरिया है इसमें और प्लांट्स में क्या फर्क है। अभी मीटिंग एंड होने वाली है, तो दोबारा मीटिंग स्टार्ट होगी तो सेम मीटिंग आईडी पे लिंक पे ज्वाइन कर लेना।